जय श्री महाकाल दोस्तों। आज से हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। आज से हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले व्याकरण का मतलब समझते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या होती है, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण की परिभाषा समझते पहले। क्या समझते? व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा, चलो ध्यान से समझना, ठीक है। व्याकरण ऐसा शास्त्र है, क्या बोलेंगे? व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा शास्त्र, इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे हम? ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं। व्याकरण कहलाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा शास्त्र, क्या बोलेंगे? ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आई बात समझ में? मतलब हर विषय के लिए सबसे पहले व्याकरण की जरूरत है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस विषय का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए अपन पहले हिंदी की व्याकरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं। हिंदी व्याकरण के अंग, हिंदी व्याकरण के अंग, चलो देखते। हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। यदि किसी पेपर में पूछे जाए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं तो आप कितने अंग बताओगे? 3 अंग। एक होता है वैध विचार। क्या होता है? वैध विचार, ठीक है। दूसरा होता है शब्द विचार। क्या? शब्द विचार। और तीसरा होता है वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। मतलब व्याकरण के कितने अंग हो गए? 3 अंग। वैध विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इधर हिंदी से संबंधित एक तथ्य लिखेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है कि 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस मनाया जाता है। आई बात समझ में? चलो देखते हैं अब वैध क्या कहलाता है। क्या देखते? वैध, क्योंकि हिंदी में वैध का बहुत महत्व होता है, ठीक है ना। भाषा की वैध की परिभाषा क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। क्या बोलेंगे? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और सार्थक भाग नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। क्या? वैध कहलाते हैं, वैध कहलाते हैं।
मतलब भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसे और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है और जिसके और भाग नहीं किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? बैड कहलाते हैं। जैसे देखो, आप देखो, हर चीज एग्जाम्पल से समझ में आती। जैसे हम एक शब्द लिखते शिव, क्या लिखा हमने? शिव। इसमें देखते कितने बैड हैं, ठीक है ना? सा प्लस ई प्लस वा और वा में क्या है? आ। तो हम पूछेंगे शिव में कितने वर्ड हैं, तो आप कितने वर्ड बताओगे? 4 वर्ड। 1 2 3 4। जे क्या कहलाते? वर्ड, क्योंकि आप सा को और नहीं तोड़ सकते, ई को भी नहीं तोड़ सकते, इसी प्रकार वा को और आ को अपन और सार्थक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो आपको समझ में आया वर्ड क्या कहलाता? ठीक है, एक पॉइंट नोट करेंगे। वर्ड भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित इकाई है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना कि वर्ड जो है ना, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। हम पूछेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आप क्या बताओगे? वर्ड। क्या बताओगे? वर्ड। अब वर्ड के बाद एक चीज और समझेंगे अपन, ध्वनि या अक्षर। क्या? ध्वनि या अक्षर, उसी को अक्षर कहते हैं। ठीक है, ध्वनि या अक्षर को समझते क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना आप। ध्वनि या अक्षर भाषा का मौखिक रूप है। कैसा है? मौखिक। वर्ड क्या होता है? लिखित रूप। ठीक है ना? ध्वनि या अक्षर भाषा का मौखिक रूप है। कैसा रूप है? मौखिक रूप है। चलो देखते हैं अक्षर कैसे होते। जैसे इसी शब्द में देखते शिव में, ठीक है ना? शिव में कितने अक्षर हैं? शिव 2 अक्षरों से मिलके बना। क्या क्या? छोटी सी और प्लस बा। ये क्या कहलाते हैं? अक्षर। इन्हें हम बोल नहीं सकते, इन्हें ओनली लिख सकते हैं। वर्ड को लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। जबकि अक्षर या ध्वनि को अपन क्या बोल सकते हैं? जैसे सी और वा, शिव। आया ना समझ में? तो क्या बोलेंगे? एक पॉइंट इधर भी अपन ध्यान रखेंगे कि भाषा मतलब ध्वनि या अक्षर। क्या बोलेंगे? ध्वनि या अक्षर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। कैसी इकाई है? मौखिक इकाई है। हम पूछेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप क्या बताओगे? ध्वनि या अक्षर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। आई बात समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार और आगे भी देखते। चलो अब वर्णमाला देखते। क्या देखते? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या होती है? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे फूलमाला होती है। क्या होती है? फूलमाला। मतलब अनेक फूलों को एक एक करके जोड़ने पर क्या बन जाती है? फूलमाला। उसी प्रकार वर्णों को जोड़ने पर, वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखने पर क्या बन जाएगी? वर्णमाला। अभी वर्ड समझे ना आप लोगों ने कि वर्ड क्या कहलाती है। ठीक है ना? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। उन्हीं वर्णों को यदि लिख लें अपन क्रम से तो उसे क्या बोलेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा क्या बन जाएगी? वर्णों के, क्या बोलेंगे? हमारे साथ बोला करो आप। वर्णों के व्यवस्थित, क्या बोलेंगे? व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, कितने वर्ण होते हैं और किन किन भागों में बटे होते हैं। ठीक है ना? अपन देखेंगे हिंदी वर्णमाला में, हिंदी क्या बोलेंगे? हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर, कुल 52 वर्ण
होते हैं। मतलब हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। अब आप लोग ध्यान रखना कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, ठीक है ना। जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक भाग को बोलेंगे हम स्वर वर्ण, क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। और दूसरे भाग को बोलेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। अब सभी का अपन अध्ययन करेंगे अलग अलग, ठीक है। स्वर वर्ण क्या होते, व्यंजन वर्ण क्या होते, चलो देखते हैं अपन सबसे पहले स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है। वे वर्ण, क्या बोलेंगे? वे वर्ण जो किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। मतलब स्वर वर्ण को किसी भी वर्ण की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वे वर्ण जो अन्य किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं या बिना बोले जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। कैसे लिखेंगे? वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी भी वर्णों की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। स्वर वर्णों की कुल संख्या, स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। हम पूछेंगे कि हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, आप कितने बताओगे? 13। कितने स्वर होते हैं? 13। देखो कौन कौन से स्वर होते हैं, एक बार लिख के देखते हैं अपन। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ठीक है ना। इधर एक ऋषि और होता है, बड़ाऊ के बाद क्या? ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, और क्या? अंग और आहा। कितने स्वर हो गए ये? कितने हो गए? 13 स्वर। कितने स्वर? 13। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13, ठीक है। आई बात समझ में? आ से लेके आहा तक के और साथ में ऋषि, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? स्वर बनाते हैं। आई बात समझ में? चलो स्वरों से संबंधित कुछ तथ्य समझते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं, देखें, ठीक है। अयोग वाय, क्या देखते हैं? अयोग वाय, अयोग वाय क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। वे वर्ण, क्या बोलेंगे? वे वर्ण जिन पर अनुस्वार या विसर्ग लगे हों, ठीक है। क्या बोलेंगे? वे वर्ण जिन पर अनुस्वार, अनुस्वार जानते हैं आप लोग? ऊपर बिंदी होती है, ठीक है। अनुस्वार या विसर्ग, विसर्ग जानते? ये बिंदी, ठीक है ना। विसर्ग लगे हों, क्या कहलाते हैं? अयोग वाय, अयोग वाय कहलाते हैं। अयोग वाय कितने होते? 2 होते। जैसे कौन कौन होते? अंग और आहा, ठीक है ना। अंग और आहा क्या है? अयोग वाय, जो स्वर के अंतर्गत आते हैं। कई के अंतर्गत आते हैं? स्वरों के अंतर्गत आते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? अयोग वाय। एक पॉइंट और देखेंगे स्वरों से संबंधित कि लघु स्वर क्या कहलाते हैं। लघु या बोल सकते हैं ह्रस्व स्वर, क्या बोल सकते? ह्रस्व स्वर, ठीक है। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, या इन्हीं को बोलेंगे एकमात्रिक स्वर। क्या बोलेंगे? एकमात्रिक स्वर,
ये कौन कौन से होते, चलो आप तो समझ लो, ठीक है ना। जिनमें एक मात्रा का समय लगता है उन्हें एक मात्रिक या ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख लो, चलो। वे स्वर जिनमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है, कौन से स्वर कहलाते हैं, एक मात्रिक या ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। आई ना समझ में, ठीक है ना। जैसे कौन कौन होते हैं एक मात्रिक स्वर, चलो देख रहे हैं अपन। जैसे छोटा, ये लघु स्वर है, कौन सा स्वर है, ये लघु स्वर है, ठीक है। छोटी ई, ये भी लघु स्वर है। छोटा ऊ, ये भी है, और ऋषि वाला री, ठीक है। ये चार कौन से स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। अब और देखेंगे अपन दीर्घ स्वर, कौन से स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर, क्या, द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। इनकी परिभाषा भी इसी प्रकार है। इनकी परिभाषा है कि वे स्वर, क्या बोलेंगे, वे स्वर जिनमें दो मात्रा के बराबर, दो मात्रा के बराबर समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक, क्या बोलेंगे, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है ना। ये कौन से होते हैं द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर, कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं अपन कौन कौन से स्वर द्विमात्रिक होते हैं। इनके अंतर्गत आता बड़ा, बड़ाई, बड़ी ई, ठीक है ना, ए, आए, ठीक है ना, ओ और औ, ये इतने स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर, ठीक है ना। आई बात समझ में, लघु स्वर और दीर्घ स्वर आप समझ चुके ना अच्छे से, चलो ठीक है। चलो देखें आप व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, ठीक है ना। वे वर्ण, हमारे साथ में बोलियो, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या 35 है। कितनी है, व्यंजन कितने होते, 35, ठीक है। देखते हैं आप 35 व्यंजन कौन कौन होते हैं, आप तो ध्यान से देखते रहो, ठीक है ना। चलो देखें, का, खा, गा, घा, ठीक है, और ना, चा, छा, जा, झा, ना, टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, ये सब क्या है, व्यंजन है। इन्हें कभी भी हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते। जैसे हम धा बोलते तो आ आता, क्या आता, आ आता, ठीक है। इसी प्रकार क्या, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, ठीक है ना। और क्या होता, सा, सा, शा और हा, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 33 हो गए। ये कितने हो गए, 33 वर्ण। कितने वर्ण हो गए, ये 33 वर्ण। और कितने व्यंजन है, पूरे 35 है ना। तो दो व्यंजन यहाँ पर होते हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाते, क्या कहलाते, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ये कौन कौन से होते द्विगुण व्यंजन, ये होते एक जेड़ा,
सड़क वाला रा और पढ़ना वाला ढा, जिसमें नीचे बिंदी होती, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन, और ये 33 बैड ये व्यंजन है। तो कुल मिलाकर कितने व्यंजन हो गए, 35 व्यंजन। आई बात समझ में, चलो ठीक है। चलो अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन क्या बोलेंगे, वे व्यंजन जो दो असमान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बने वे कौन से व्यंजन कहलाए, संयुक्त व्यंजन। कितने शहर हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। कितनी है, 4। यदि हम आपसे पूछें कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे कि 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, एक तो है छाछत्री, त्रातिशूल और विज्ञानी और श्री वाला श्रा। अब इन्हें देखते हैं कि किन दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। परिभाषा है ना कि अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। छाछत्री मिलकर बनी होती का और पा वाला सा, ठीक है ना। और त्रातिशूल बना होता है ता और रा से मिलकर, ठीक है ना। विज्ञानी कैसे मिलकर बनी होती है, आप बताओ, जा और उआ से मिलकर बनी होती है, ठीक है जी, ध्यान रखना। और श्रा कैसे, सा और रा से मिलकर बना होता है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार पूरी वर्णमाला आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। वर्णमाला से संबंधित 2 पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला एक कि जो छोटा आ होता है ना, इसे ईश्वर प्रदत्त क्या बोलते हैं, छोटा आ को ईश्वर प्रदत्त बैड कहते हैं। मतलब बच्चा सबसे पहले छोटा आ बोलना सीखता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट और देखेंगे कि वर्णमाला का अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ड क्या होता है, आप बताओ। गिज्ञानी नहीं होता, गिज्ञानी हा हिरन होता, क्या होता, हा हिरन। गिज्ञानी तो फिर संयुक्त वर्ड में आ जाता, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई ना व्याकरण, ग्रामर, ठीक है। चलो